अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम मौज़ूआत हैं आज तोशाखाना पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ क्या हो रहा है, और क्या पाकिस्तानी अगर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं तो क्या उनका मुल्क छोड़कर जाना जस्टिफाइबल है। नाज़रीन, लीबिया में चंद गोदामों पर छापामार कार्रवाइयों के दौरान 385 पाकिस्तानी बाजियाब कराए गए हैं जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के लिए यहां आए थे और इन्हें अगवा कर लिया गया था। अब इंसानी स्मगलर इनकी रिहाई के लिए अहले खाना से तावान मांग रहे हैं और ज्यादा रकम बटोरने के लिए इन्हें अजियतें दे रहे थे। इन पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये पाकिस्तानी यूरोप जाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं, अपना घर और जमीन बेचते हैं, बाप के मवेशी बेचते हैं, माँ का जेवर बेचते हैं, जैसे तैसे करके एजेंट को मुंह मांगे पैसे देते हैं, दुश्वार गुजार रास्तों पर चलते हैं, कभी सरहदी गार्ड्स की गोलियों का निशाना बनते हैं, कभी कंटेनर में दम घुटने से मर जाते हैं, कभी कुश्तियां उलटने से समंदर बुर्द हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुल्क छोड़ने की कोशिश जरूर करते हैं। और गलती इनकी भी नहीं है नाज़रीन, आखिर ये मुल्क क्यों ना छोड़ें। वो मुल्क जो बेरोजगारी के लिहाज से दुनिया में 24वें नंबर पर है, जहां 45 लाख मजदूर बेरोजगारी के हाथों फाके काट रहे हैं, जिस मुल्क में कारोबार को 6% नुकसान का सामना हो, वहां रहने वाले मुल्क क्यों ना छोड़ें। अवाम की माशी मुश्किलात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब तो वो ईद भी पहनने के जोड़े नहीं सिलवा सकते। गैलप पाकिस्तान ने जो सर्वे किया है, इसके मुताबिक मुल्क के 76% शहरियों ने इस साल ईद उल अजहा पर कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा। महंगाई के सब 63% पाकिस्तानी इस साल कुर्बानी नहीं कर सके। जिस मुल्क में 28% महंगाई है और कम होने का इम्कान नहीं, जिस मुल्क में आटे की कीमत 108% बढ़ी है, जिस मुल्क में बिजली का एक यूनिट 65 रुपए तक मिलता है, जिस मुल्क में गैस की कीमत 63% बढ़ चुकी हो, जिस मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात 400% तक महंगी हो चुकी हो, जिस मुल्क में सरमायादार तनख्वाहदार से भी कम टैक्स देता हो, इस मुल्क के रहने वाले ये मुल्क क्यों ना छोड़ें। लोग पिस रहे हैं, 3 टाइम की खाना नहीं खा रहे, 2 टाइम का नहीं अच्छा खाना खा रहे। जिंदगी जो है ना इधर दोज़ख है पाकिस्तान में। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हम पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। आटा घी चीनी बहुत महंगा है, पेट्रोल महंगा है, नहीं पहुँच सकते। आपने देख लिया, ये पाकिस्तानी मुल्क क्यों ना छोड़ें जहां हालात बेहतर होने की भी कोई उम्मीद नहीं है, जिस मुल्क में तरक्की की शरह बस 2 से 3% रहने की तवक्को है। नाज़रीन, इस मुल्क में अगर किसी को अपना फ्यूचर नजर नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? वो किसी और मुल्क की तरफ देखेगा। जो मुल्क दुनिया से 51 अरब डॉलर की चीजें खरीदता हो और सिर्फ 25 अरब डॉलर की चीजें बेचता हो, जिस मुल्क की करेंसी की कोई कदर नहीं है, बल्कि इतनी अनप्रिडिक्टेबल करेंसी है कि पता नहीं चलता कि आज यहां पे है तो कल कहां पर होगी, जिस मुल्क में फीकस आमदन 1798 डॉलर से कम होकर 1568 डॉलर हो चुकी हो, इस मुल्क में रहने वाले नौजवान मुल्क को क्यों ना छोड़ें। जिस मुल्क में ज़राई शोबा जवाल का शिकार हो, सनती शोबा 3% नुकसान में हो, तामीरात का शोबा -5% नुकसान में हो, जिस मुल्क की हुकूमत 3 अरब डॉलर कर्ज के लिए नाक से लकीरें निकालने पर मजबूर हो जाए, इस मुल्क में रहने वाले आखिर मुल्क क्यों ना छोड़ें। और सवाल तो इस मुल्क के हुक्मरानों से भी होना चाहिए कि आपके अपने अहले वतन की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए कौन से मौके आपने पैदा किए हैं। अशराफिया मुल्क छोड़ के चली जाती है, हर किसी के तो बाहर अपार्टमेंट्स है। जो शख्स इस मुल्क से पैसे कमाता है, जो शख्स इस मुल्क को लूटता है, वो पहला काम क्या करता है? वो इस मुल्क से बाहर जायदादें बनाता है। जब इन पे कोई बुरा वक्त आए या जब आप पे बुरा वक्त आए, ये वहां चले जाते हैं। आप किसी भी सियासतदान से लेकर सरकारी अफसर तक को उठा ले, हर किसी का बाहर कोई ना कोई ठिकाना है, ठिकाना नहीं है, अमान नहीं है, तो वो आपको नहीं है, वो हमें नहीं है। अगर यहां पे कहत पड़ता है तो वहां पे इनके गोदामों की बोरियां सिर्फ इनका पेट पालती है। अगर यहां के बच्चे एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते हैं वबाओं से, बीमारियों से, अस्पताल में मशीनें तक मौजूद नहीं होती, डॉक्टर तक मौजूद नहीं होती, कुत्ता काटे की दवा तक मौजूद नहीं होती, इनके बच्चे छोटी से जुकाम पर भी बाहर चले जाते हैं, इनके इलाज बाहर होते हैं। कि जब इनके तमाम स्टेक्स बाहर हैं तो भाई आपको कौन पूछेगा? आपको फिर यही होगा, फिर पाकिस्तानी समंदर बुर्द होंगे, फिर पाकिस्तानी कंटेनरों में दम घुटने से मारे जाएंगे, फिर अपनी जान की परवाह किए बगैर ये इस मुल्क को छोड़ना चाहेंगे। पाकिस्तानी आखिर इस मुल्क को क्यों ना छोड़े नाजरीन। इस मुल्क के लिए इन्होंने क्या किया और फिर इस बदले में हमारा मुल्क हमें बहुत अजीज है, हमारे मुल्क से प्यारा कोई मुल्क नहीं और हो सकता। लेकिन इन हुक्मरानों ने क्या दिया? एक शख्स जब ये लोग जाते हैं, जब ये लोग मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं ना नाजरीन, तो न जाने कितनों की दुआएं लेके जा रहे होते हैं।
ये कितनों का आसरा होते हैं। इन्होंने बाप का कर्जा उतारना होता है, इन्होंने बहन की शादी करनी होती है, इन्होंने बीमार माँ बाप का इलाज करवाना होता है। ये जो लोग आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इन लोगों ने वादे किए हुए हैं पीछे, इन लोगों ने अपनी उम्र भर की कमाइयां दांव पे लगाई होती हैं, अपनी जायदादें बेची होती है। नाज़रीन, ये मनाजर देखिए और एक दफा सोचिए कि आखिर इन लोगों को अपनी जिंदगी खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। नाज़रीन, इन लोगों को कहा जाता है और हमें कहा जाता है कि सब्र करें, मुश्किल वक्त आएगा। ये मुश्किल वक्त सिर्फ आवाम पे आता है, ये मुश्किल वक्त किसी और पे क्यों नहीं आता? ये मुश्किल वक्त बड़े बड़े अशराफिया पे क्यों नहीं आता? ये सब्र हुक्मरान क्यों नहीं कर लेते? वो सफेद हाथी जो इन्होंने पाल रखे हैं उनको बेच क्यों नहीं देते? जिनका खर्चा आप और मैं अपने टैक्स के पैसों से उठाते। ये अवाम का टैक्स, अवाम पर टैक्स का बोझ क्यों डालते हैं? ये अशराफिया से टैक्स क्यों नहीं लेते? ये दुकानदारों से, जमींदारों से, प्रॉपर्टी डीलरों से, इनसे टैक्स क्यों नहीं लेते? ये माफियाज के आगे घुटने क्यों टेक देते हैं? ताकतवर लोग क्यों इनको घुटने टेकने पे मजबूर कर देते हैं? ये इनका बस सिर्फ आवाम पे क्यों चलता है? कानून भी अगर है तो वो भी आवाम के लिए, आम आदमी के लिए। अगर कानून अपना शिकंजा कसता है तो सबसे पहले एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को धरता है, जबकि जो शख्स जितना बड़ा होता है, उसने जितना बड़ा गुनाह किया होता है, वो उतनी आसानी से कानून के शिकंजे से निकल भी जाता है ना। तो सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि आखिर ये पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर क्यों ना जाएं? वज़ीर आज़म कौन होगा और इलेक्शन कब होंगे? पाकिस्तान में इन दिनों यही दो सवाल मौजूद बहस है और चाय के खोखे से टीवी स्क्रीनों तक इन्हीं दो सवालों की खोज लगाई जा रही है। तज्जिए तबसरे हो रहे हैं और मनपसंद जवाब तराशे जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक बराए नाम अपोजिशन लीडर से बाला बाला हुक्मरान इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी तनतनहा अबूरी वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के करीब पहुंच गई हैं और तवक्को है कि यह आईनी तकाजा यकतरफा तौर पर इसी हफ्ते अंजाम पजीर हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान इस मौजू पर कई दौर हो चुके, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी आज निगरान वजीर आजम के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए साबिक सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया है और आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन लीडर राजा रियाज से भी मुशावरत का इम्कान है। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आजम के लिए शॉर्ट लिस्ट 5 नामों में 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, 1 टेक्नोक्रेट और 2 सियासतदान शामिल हैं। मुजवजा नामों में साबिक चेयरमैन सेनेट और साबिक गवर्नर सिंध का नाम भी शामिल है। जराये के मुताबिक दोनों ब्यूरोक्रेट्स का ताल्लुक पंजाब से है। साबिक मंदूब अब्दुल्ला हारून का नाम भी तजवीज़ किया गया है। सियासतदानों में नवाब ऑफ बहावलपुर और साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का नाम शामिल है। पीपल्स पार्टी के जराये ने भी इस बात की तस्दीक की है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम इनसे शेयर किए गए हैं। क्या निगरान वज़ीर आज़म और इलेक्शन में ताखीर के हवाले कोई खिचड़ी पक रही है? सियासी मंजरनामे पर छाए इन शकूक व शुबात की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इत्तेहादी हुकूमत है कि जिसने कबल अज़ वक्त इसहाक डार का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म फ्लोट करके शक का पहला पत्थर फेंका। निगरान हुकूमत को गैर मामूली इख्तियारात देने के लिए तरमीम लाकर मामला और मशकूक बना दिया, जबकि कौमी असम्बली के आखिरी अय्याम में अंधाधुंध कानून साजी करते हुए सिर्फ 2 रोज में 53 बिल मंजूर करके नहले पर दहला दे मारा। पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए हैं, तो किस तरह आप कहेंगे कि फलां का नाम हो गया या किसी का नाम हो गया? यहाँ ऐसा नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए किसी सियासतदान का इंतखाब होगा। इसी दौरान वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर दूर की कौड़ी लाए और खबरदार किया कि अगर सियासतदान वज़ीर आज़म बनना है चाहते हैं तो बर वक्त इलेक्शन होंगे, वरना ताखीर का इम्कान है। राना तनवीर की इस वार्निंग को आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर बस्सान ने यह कहकर डरावने ख्वाब में बदल दिया कि निगरान वज़ीर आज़म और वज़राए आला सियासी नहीं होंगे, जबकि निगरान सेटअप 90 दिन नहीं बल्कि 2 साल चलेगा। मैंने पहले भी कहा था, इलेक्शन मुझे थोड़ी सी टाइम पे नज़र नहीं आ रही है। हमारी ख्वाहिश होगी, सियासतदानों की ख्वाहिश होगी, इलेक्शन ये भी हो सकता है कि कुछ महीनों के लिए आगे की जाए। ये भी मुमकिन है कि 3 माह, ये भी मुमकिन है 6 माह, ये भी मुमकिन है 2 साल। मेरी तो ख्वाहिश है कि इस साल हो, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन कुछ अच्छी खासे अरसे के लिए डिले हो। बहुत से वजह होंगे ना, बहुत से रीज़न होंगे। ये चीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ये नहीं हुई है, ये नहीं हुई है।
हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक रोज़ पहले अचानक नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन का शोशा छोड़कर नई इंतखाबी मंजरनामा धुंधला कर दिया। हालांकि इससे पहले हुकूमत पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन के लिए ढूंढ कर तावीलें पेश कर रही थी कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां फौरी मुमकिन नहीं, इसमें मजीद 4 माह लग सकते है कि मरदमशुमारी इलेक्शन के लिए सबसे बड़ी वजह तनाज़े बन जाएगी कि MQM पाकिस्तान पहले दिन से नई डिजिटल मरदमशुमारी पर संगीन सवाल उठा रही और संगीन नताइज की धमकियां दे रही है, जबकि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के भी नई मरदमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। कामयाब नहीं होगी, जमात इस्लामी इसकी भरपूर मुज़ाहिमत करेगी। इलेक्शन नई मरदमशुमारी पे होगा, लेकिन जाली मरदमशुमारी पे नहीं, असली मरदमशुमारी पे होना चाहिए। ना 2017 पे, ना नई मरदमशुमारी अगर जाली होगी ना उस पे। हमें ऐवानों से ये तवक्को रखते हैं कि हमें मायूस नहीं करें। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इस शहर को सही गिना जाए। हम 3 करोड़ से कम किसी भी नंबर को कबूल नहीं करेंगे। अब हमारे जख्मों पर मरहम रखा जाना चाहिए और मरदमशुमारी के जो बाइज्जत नताइज हो सकते हैं उन्हें सामने आना चाहिए और उसकी बुनियाद पर नई हल्का बंदियाँ होने के बाद इंतखाबात होने चाहिए। ये हमारे साथ जाती हो रही है तो, लेकिन ये एड्रेस ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। एड्रेस करने के लिए आपने हमें सही गिनना पड़ेगा। मैंने पहले दिन से सेंसस पे जोर मचाया और यही वजह है कि 2017 और ख़राब था सेंसस, और 2017 की अंडर काउंटिंग की वजह से ये मसले क्रिएट हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत की ऐन रुखसती के मौका पर ऐलान कर रहे हैं कि मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होते ही मुश्तरका मफादात काउंसिल जाएंगे, जिसका मतलब है कि अभी नताइज आएंगे फिर काउंसिल में जाएंगे, मरदमशुमारी नताइज नोटिफाई होंगे, हल्का बंदियाँ होंगी और फिर कहीं जाकर इलेक्शन होंगे, यानी हनूज दिल्ली दूरस। उन्होंने ये भी फरमाया है कि इलेक्शन में ताखीर का कोई जवाज़ नहीं, लेकिन इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। सवाल यह है नाज़रीन कि इलेक्शन में ताखीर के लिए यही जवाज़ काफ़ी नहीं कि यही इलेक्शन कमीशन पंजाब और KPK में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात ना करा के ये जवाज़ पेश कर चुका है। कहते हैं कि आजमाए हुए को आजमाना जहालत है। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब हैं। शेख साहब, शुक्रिया आपका। एतराज़ दर एतराज़ मरदमशुमारी पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल लेकर जाएंगे। इस मामले में पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को, MQM कहता है कि नून लीग के ख्वाजा आसिफ भी एतराज़ कर चुके हैं। रोहेल शेख साहब, ये बताएं, क्या आपका इलेक्शन का मूड भी है? इलेक्शन करवाने हैं आपने? कोई काम नहीं है। मैं तो बड़ी देर से ये बात कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको थोड़ा सा और इस आपका जो सवाल है ना जी, इसको मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देता हूँ। देखिए, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था ना, तो वहां पे आपको सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिली थी 1 टाइम। अच्छा, पुराने सेंसस में आपको इजाजत मिलती है। अब शॉर्टेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप दोबारा जाए सुप्रीम कोर्ट में, गवर्नमेंट तो भी इंटरिम गवर्नमेंट होगी वो जाए, या इलेक्शन कमीशन जाए कि हमें आप 1 टाइम इलेक्शन कराने की इजाजत दे दें पुराने सेंसस पे। वो तो है बड़ा शॉर्ट एक तरीका इलेक्शंस में जाने का। और अगर आप ये कहते हैं कि आप सेंसस की बात कर रहे हो, तो आप मेरे ख्याल में अपनी बात में थोड़ा सा भूल गए हैं। जमात इस्लामी को इस पे रिजर्वेशन है, पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन है, MQM को रिजर्वेशन है, बलूचिस्तान की जमातों को इस पे रिजर्वेशन है आपके सेंसस पे। और अगर आप उसको, चलिए फिलहाल आप ये कह लीजिए कि आपके जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इस नेक्स्ट पे पहुंच जाती है कि आपके कंसेंसस बिल्डअप हो जाते हैं, तो फिर तो बात ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है नए सेंसस पे आपको दोबारा से डिलिमिटेशन में जाना है, और डिलिमिटेशन का जो पीरियड है जो मैंने कैलकुलेट किया वो 120 दिन बनता है। ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे प्रिंटिंग में, उसके बाद जाएंगे आप अपनी प्रिपरेशन में, वो टाइम चाहिए आपको। तो मैं तो इस चीज को समझने से कासिर हूं। मैं तो लोगों से सवाल करता हूं कि मेरी इतला के लिए आप, मेरी नॉलेज के लिए आप बता दीजिए कि ये विद इन टाइम कैसे होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसकी इजाजत नहीं देता 90 दिन से आगे जाने की। उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, कि जाके वहां से आप इजाजत लें या उनसे एक क्लैरिफाई करवा लें, या एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बड़ी जेन्युइन लॉजिक है जिसमें
वो आप को अगर कह देते हैं कि ठीक है आप इसने सेटल करके उसके बाद आप इलेक्शन में चले जाएं, तो ये 2-3 चीजें जो मैंने आपसे अर्ज कर दी हैं, जो आपसे शेयर कर ली हैं, तो मैं उसका जो अगर आपने वक्त पे इलेक्शन करवाना है तो इंटरिम गवर्नमेंट को या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी 2018 के सेंसस पे इलेक्शन करवाने की। वो अगर हो जाता है तो फिर आप इन टाइम इलेक्शन करवा लेंगे, अदरवाइज तो मुझे तो समझ नहीं आती। तो शेख साहब कौन जिम्मेदार कौन है सर इस सूरत हाल का? पहले आप पंजाब में इंतखाबात नहीं करवा सके सुप्रीम कोर्ट के वाज़े ऑर्डर से, सर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है सर? हल्का बंदियां नहीं हो पाई हैं उससे, ये जिसकी जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं कर रहा? नहीं, तो बड़ा आसान है, मैंने तो आपका इलेक्शन कमीशन चला जाए सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते कि इसमें चूंकि नए सेंसस करवाए उस पर अनसेंसस बिल्डअप नहीं हो सके तो इजाजत दे दें पिछले सेंसस पे इलेक्शन। वो कैसे होगा? एमकेएम एतराज कर रही है, दीगर जमातें एतराज कर रही हैं, फिर कैसे होगा शेख साहब? मैं तो आपको गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर नए इलेक्शन नए सेंसस में जाएंगे तो वो तो बहुत सारे लोगों की उस पर रिजर्वेशन है। मैंने तो आपको शॉर्ट तरीका बताया कि विद इन टाइम पीरियड अगर इलेक्शन आपने करवाने हैं तो फिर आपको इसके लिए शेख साहब बात हो रही है तादाद पे, जमातें पहले एतराज कर रही हैं, अगर उनको कम गिना गया तो फिर वो एतराज करेंगे, तो इसको कैसे डील करेंगे आप? मेरी बात ही नहीं समझ रहे आप, बात नहीं समझ रहे ना, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जमातों की रिजर्वेशंस अपनी जगह पे मौजूद है, वो अपनी जगह बिल्कुल हैं। अच्छा, लेकिन मैंने आपको अर्ज किया है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए अगर इलेक्शंस टाइम पे करवाने हैं तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर उसका आगे चले जाएंगे आप। उसके ना आपके पास उसका हल है ना मेरे ख्याल में शायद जमातों के पास उसका हल है और ना ही इलेक्शन कमीशन के पास उसका वो हल मौजूद है। अच्छा, यानी आपको सुप्रीम कोर्ट से आप ये समझते हैं शेख साहब ये सब कुछ दानिस्ता किया जा रहा है, जो डिले किया जा रहा है ये सब कुछ इंटेंशनली है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मैं जो समझता हूँ, मेरी अपनी जो समझ है, सोच है, वो इतने सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट हो गई है कि उस पर समझ नहीं आ रही, उस पर आपकी वो एक कहते हैं ना कंसंट्रेशन ही आपकी नहीं रह रही। अगर एक दो प्रॉब्लम्स हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी आपकी कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया जाए, वो एक बहुत बड़ा एक इशू था। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है आप उससे निकल गए। अब उसके बाद जो प्रॉब्लम थी वो आपकी थी आपके जो राइट लेफ्ट जो आपके बॉर्डर्स हैं उनको आपने सिक्योर करना। फिर तीसरी प्रॉब्लम जो थी वो थी आप जो आइसोलेशन में चले गए हुए थे, आपका मुल्क आइसोलेशन में चला गया होता, उसको रिस्टोर करना था आपने लोगों के कॉन्फिडेंस को। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मल्टीपल प्रॉब्लम थी और उन प्रॉब्लम से निकलना, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ये एक बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कुछ थोड़ा बहुत मामला तो फिर तकलीफ दे होते हैं, लेकिन उसके बाद रिजॉल्व भी हो जाते हैं। कुछ रिजॉल्व हो गए हैं, कुछ होने बाकी हैं। अब एक ये अब आपके सामने आ गया तो उसके लिए मेरी अगर कोई राय मांगेगा तो मैं तो उसको यही राय दूंगा कि जाइए जाके अपना, चूंकि आपके पास अब वक्त नहीं है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखना है, आपने इलेक्शन को भी देखना है, फिर आपको एक दफा फिर दोबारा से वन टाइम इलेक्शन करवाने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। अच्छा शेख साहब एक चीज और, 2 रोज में 53 बिलों पर कानून साजी माशाल्लाह। राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर है सर, इसहाक डार वज़ीर आज़म अबूरी हुकूमत के लिए आपकी तरफ से जो है वो नाम है, मरदमशुमारी की सूरत हाल आपके सामने है सर, आप खुद ही जमहूरियत को खुदकुशी पे मजबूर क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब एक ही नुक्ते पे फंसे हुए हैं, इस पर अब मेरे ख्याल में अब आप इससे बाहर आ जाए। मैंने आपसे गुजारिश की है कि जब तक ये मामला तय नहीं होगा आप इलेक्शंस में नहीं जा सकते। इलेक्शन में जाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मेरे ख्याल कोई नया सवाल कर लीजिए आप, जैसे आपने इसहाक डार का, अगर मैं आपके इस सवाल को समझ पाया हूँ तो मैंने इसके बारे में आपसे अर्ज किया था, बहुत दफा कह चुका हूँ, आपके मीडिया पे कह चुका हूँ कि ये मीडिया ने मीडिया पे एहसान किया था, क्योंकि आपके पास कोई और टॉपिक नहीं था तो आपने इसहाक डार साहब का एक शोशा छोड़ दिया और उसको नहीं सर शोशा नहीं था सर, ये शोशा जो है हसन इकबाल ने छोड़ा था, मुसद्दिक मलिक ने छोड़ा था, और खुद इसके इसहाक डार ने तरदीद नहीं की थी, इसलिए मैंने बात की, मैंने खुद से नहीं किया सर। आप थोड़ा सा बाहर आ जाए और मेरे ख्याल में शायद थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 2-4 दिन की बात है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये आपने खुद से बताया हुआ सर, आपके लीडरों ने सामने आ जाएगी, आपका इलेक्शन का जो मॉड है वो भी आपके सामने आ जाएगा।
तो मेरे ख्याल में बस हमें शायद जल्दी बहुत होती है किसी भी मामले को उसके मंतकी अंजाम तक देखने के लिए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम सोच कुछ और हो रहे होते हैं, हम डिस्कस कुछ और कर रहे होते हैं, असल हकायक कुछ और होते हैं, और जब वो हकायक आपके सामने आते हैं तो हम फिर मेरे ख्याल में शायद अपनी शर्मिंदगी का गालिबन सर अगर ये आदत हमारी है तो सर पर लीडरों की भी तकरीबन यही आदत है सर, कहते हैं कुछ और हैं, कहते हैं बाद में वो तो सियासी बयान। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और भी अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे प्रोग्राम। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अदालत ने हतमी दलाइल के लिए फरीकों को तलब कर लिया। केस का फैसला अब किसी भी रोज आ सकता है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। उन्होंने अपने दिफा के लिए गवाहों की जो फहरिस्त पेश की थी सेशन कोर्ट ने वो भी मुस्तरद कर दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। आज सेशन कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से 4 प्राइवेट गवाहान की फहरिस्त जमा करवाई गई। अदालत को बताया गया कि एक गवाह का ताल्लुक टैक्स रिटर्न से है, दूसरे का ताल्लुक निजी बैंक से है। जज ने पूछा आपने सिर्फ लिस्ट नहीं देनी थी बल्कि गवाह पेश करने थे। वकील ने कहा कल तक का वक्त दें, हम पेश कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा यह जिन हारून यूसुफ को पेश करना चाहिए वो पीटीआई के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है जिसको घड़ी फरोख्त की, वो गवाह होता तो बात समझ में आती। इस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि ये गैर जरूरी बात कर रहे हैं। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए आप दोनों गैर जरूरी बात न करें, आपको बार बार वक्त दे रहे हैं, 1:30 बजे तक गवाहों को पेश करें वरना इसी लिस्ट पर फैसला देंगे। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो वकील अमजद परवेज ने पूछा कोई सरकारी गवाह तलब करने की तो दरख्वास्त ही नहीं दी गई, बताया जाए कि प्राइवेट गवाह किस तरह इस केस से मुतल्लिका है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा केस मुल्जिम के फाइल करदा असासों का है, लिस्ट में फराहम करदा पहले 3 नाम टैक्स कंसल्टेंट हैं, ये केस इनकम टैक्स रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट का तो है ही नहीं। वकील अमजद परवेज ने कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने बयान में कह चुके हैं कि वो टैक्स रिटर्न पर इन्हसार नहीं करते। अदालत ने कहा मुल्जिम के खिलाफ केस असासे छुपाने का और झूठा बयान हल्फी देने का है। अदालत ने कहा मुल्जिम गवाहान को केस से मुतल्लिक होने को अदालत में साबित नहीं कर सके, इसलिए गवाहान को पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने हतमी दलाइल के लिए कल दोनों फरीकों को तलब कर लिया। अदालत ने कहा अगर कोई भी हतमी दलाइल के लिए पेश न हुआ तो फैसला महफूज कर लिया जाएगा। तफसीली फैसले में जज हुमायूं दिलावर ने लिखा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस असासा जात से मुताल्लिक है। इनके वकील गौहर अली ने इकरार किया कि चारों गवाह टैक्स कंसल्टेंट या अकाउंटेंट हैं, जबकि सेशन अदालत इनकम टैक्स का केस तो देख ही नहीं रही। इनके खिलाफ शिकायत इलेक्शन एक्ट के तहत, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत नहीं, लिहाजा चेयरमैन नैब तहरीक इंसाफ गवाहान का केस से ताल्लुक बनाने में नाकाम रहे। इन गवाहों को अदालत ने बयान रिकॉर्ड कराने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी केस में गुज़िश्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपना बयान भी कलम बंद कराया है और 35 सवालात के जवाबात दिए हैं। उन्होंने कहा कि तोहफे उन्होंने खुद नहीं बल्कि उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा के जरिए बेचे थे। अदालत चाहे तो बतौर गवाह इन्हें नोटिस जारी कर सकती है। इस केस में यह पेशरफ्त भी सामने आई है कि इमरान खान से घड़ी खरीदने वाले उमर फारूक भी गवाही के लिए अदालत पेश होने पर तैयार। तो केस है जिसकी समाअत तकरीबन 8 माह से जारी है और इन 8 माह के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद ताखीरी हरबे इख्तियार किए। कभी सिक्योरिटी की वजह बताकर हाजिरी से गुरेज किया, कभी हाजिरी से सस्ता मांगा गया, कभी आला अदालतों से रिलीफ मांगा गया। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाअहल करने का फैसला सुनाया था। इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेजा गया था। रेफरेंस में इल्जाम था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना के तोहफे बेचे और जो रकम मिली इसे असासों में जाहिर नहीं किया। इसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालत बुलाती रही और वो पेश होने से गुरेज़ां रहे। इन्हें 15 दिसंबर को नोटिस भेजा गया तो 9 जनवरी को भेजा गया, फिर 31 जनवरी को भेजा गया, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश न हुए। फिर फरवरी की मुतादिद तारीखें दी गई, वो पेश न हुए तो उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। यहां तक कि जब अदालती हुक्म पर पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो इसे भी शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें रिलीफ दिया, वारंट मुअत्तल की, अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने का कहा। इस रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद अहाता अदालत तक पहुंचे भी, लेकिन इनके कारकुनों की हंगामा आराई और पुलिस से झड़पों की वजह से वो जज के सामने पेश न हो सके और बाहर गाड़ी में ही हाजिरी लगवा गई। वो केस के काबिल समाअत होने पर भी सवाल उठा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट मुंतकिल किया तो सरबराह तहरीक इंसाफ ने यह फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और अब
फौरी ट्रायल रोकने की सदा भी की है, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त, और इमरान खान के लिए अब आगे आइंदा मुश्किलात देखी जा रही हैं। सवाल ये है कि तोशाखाना केस 4 जगह पर चल रहा है। ये मामला इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा है, सेशन कोर्ट में भी चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी बाज़गश्त हो रही है। तो इसमें इतना तूल क्यों है? ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहा? लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस हफ्ते शायद इमरान खान साहब के हवाले से जो ये मामला है वो हल हो जाए। हसनात मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, ये 4 जगह पे, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि ये केस चल रहा है सर, ये इतना मामला इतना तवील क्यों हो गया? तोशाखाना के हवाले से पिछले साल इलेक्शन कमीशन में फैसला हुआ जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान गिल्टी हैं और उनको जो मियाँ वाली की सीट थी उस पर नायल करार दिया गया। लेकिन जो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से, वो इलेक्शन कमीशन ने एक कंप्लेंट फाइल की ट्रायल कोर्ट में, और ये कंप्लेंट जो है वो पिछले साल दिसंबर में दायर हुई इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में। तो उसके बाद ये मामला, अब अगर आप देखें तो जनवरी से ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। तो कुछ ऐसे मामला थे, जुरिडिक्शन का मामला, ट्रांसफ़र का मामला, 6-7 ऐसी जो है वो पटिशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के अबूरी फैसलों के खिलाफ या जो है वो जुरिडिक्शन के मामले पे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया, वो पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो फैसला हमने देखा कि एक तो शुरू में एक स्टे मिला एक दरख्वास्त पे, लेकिन 1 महीने बाद वो स्टे ख़त्म हो गया और ट्रायल कोर्ट में जो है वो तेज़ी आ गई। इमरान खान के हवाले से जो भी जो 342 का स्टेटमेंट भी आपने देखा होगा हो गया। इसके अलावा भी अब जो है वो सिर्फ बहस की बात रह गई है कि दोनों साइड ने सिर्फ बहस करनी है। तो इस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको स्टे नहीं मिल रहा था, तो उस पर वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमारे मैटर पेंडिंग है उस के फाइनल फैसले तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम जो है वो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे नहीं कर सकते। कानून में लिखा हुआ है कि जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है या जुडिक्शन का मामला, उस के फैसले तक जो ट्रायल कोर्ट है वो फैसला अनाउंस नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये तो कानून में आपको पास ये है कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल तो कंप्लीट कर सकता है लेकिन फैसला अनाउंस नहीं कर सकता। तमाम आप कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल यानी बरोज़ जुमरात को केस लगा हुआ है, वहाँ अगर जो है ये आर्डर इमरान खान स्टे नहीं मिलता तो अगले दिन फिर 3 अगस्त को फिर दोबारा जो है वो 4 अगस्त को दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी और सुप्रीम कोर्ट भी गालिबन यही कहेगी कि ट्रायल कोर्ट अपना ट्रायल कंक्लूड कर ले। लेकिन अगर कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलता तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में वो फिर रिज्यू कर सकते हैं कि जी ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको स्टे मिले। स्टे इस तरह तो नहीं मिलेगा, वो यही होगा कि फाइनल फैसला जो है वो रोक दिया जाए जो जजमेंट है। लेकिन इमरान खान एक मामले में बड़े लकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उनको उनका मामला टेकअप भी हो जाता है और उनको एक जो है वो रिलीफ किसी हद तक वो मिल ही रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो भी उनकी कंटेंशन है, एक तो वो मीडिया में रिपोर्ट जो है फ़ायदा होता है इमरान खान को, और फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑब्जर्वेशन आती है उसका भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को असर होता है। तो ये बड़ा एक उनको बड़ा फायदा हो रहा है इमरान खान। अच्छा, लेकिन सर देखिए 4 जगहों पे चल रहा है, चलो 3 जगहों पे चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में अगर सजा होती है तो वो क्या होगी? फौजदारी मुकदमे में सजा होती है वो क्या होगी? सर नताइज क्या निकलेंगे इसके? एक ही मामला है जो ट्रायल कोर्ट में है। एक तो फौजदारी में जो सज़ा है वो मैक्सिमम 3 साल है। सज़ा कोई अहमियत नहीं है, सज़ा पे जब अपील होगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सेंटेंस है वो सस्पेंड कर देती है और जो है वो बेल मिल जाती है अक्यूज़ को। अच्छा। मसला ये है कि जो कन्विक्शन होती है उसकी बुनियाद पे जो नायली है वो असल एक सियासतदान के लिए बड़ा मसला है। तो गालिब इम्कान है कि जो तोशाखाना में सज़ा होगी इमरान खान को उस पर आर्टिकल 62(1)(f) भी हो सकता है, लग सकता है। अच्छा। तो वो तायात भी नायल हो सकते हैं। खैर अब तायात नायली का कानून में तब्दीली
की गई है उस पर मुख्तलिफ आरा हैं, और ये वैध कानून है जो पार्लियामेंट ने पास किया है कि 62(1)(f) में जो न्यायालय है वो तायात नहीं है, 5 साल है। इस हवाले से एक भी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई, और मामला वजह यह है कि PTI को भी अंदाज़ा है कि अल्टीमेट में भी कहीं इमरान खान को भी उसका बेनिफिट लेना पड़ जाए, तो इस वजह से उस कानून को नहीं जो वो छेड़ा गया। तो असल जो आप बात कर रहे हैं कि जी सज़ा तो ये भी हो सकती है कि टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जब तक जज साहब जो हैं वो उठे नहीं उस वक्त तक सज़ा है, उसके बाद लेकिन सज़ा चाहे वो 2 सेकंड की भी हो गई तो वो नायल हो जाएंगे। नायल ही असल मसला है, डिस्क्वालिफिकेशन वो इमरान खान के लिए है कि वो अगले इलेक्शन से में नायल हो जाएंगे और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वो ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। और तोशा खाना के मामले पे हमने देखा कि ये मामला वो अपने टेन्योर में भी उनको अंदाज़ा हो गया था कि ये केस उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, और उन्होंने उस वक्त एफर्ट भी की इस मामले को जो है वो डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन हमने देखा कि रजीम चेंज हो गई और उनका प्लान फिर वो उस तरह कामयाब नहीं हो सका, और फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, ट्रायल अब बिल्कुल कंप्लीट होने के करीब है। तो देखें बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान को जो है इन हालात में जो है वो नैली से बच सकें। ठीक है, अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं जो कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये अपना दिफा कमज़ोर नहीं कर रहे मलिक साहब? देखिए जी, इमरान खान साहब ने जो अपना दिफा है वो इलेक्शन कमीशन के सामने ऑलरेडी पेश कर दी है। हम देखते हैं कि चाहे वो इमरान खान है चाहे शरीफ फैमिली है, इन्होंने अपने जो मामलात थे उनके हवाले से जो दिफा था वो सामने रखा सबसे पहले, वही दिफा उनके लिए जो है वो आखिर में परेशानी बनी। अब वो जो इलेक्शन कमीशन में अली ज़फ़र उनके वकील थे, उन्होंने जो गिफ्ट के हवाले से अपनी एक्सप्लेनेशन दी, अब ख्वाजा हारिस या इमरान खान वो उससे हट के कोई बात नहीं कर सकते, तो जो उन्होंने दिफा देना था वो दे दिया। उस दिफा को इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना और उनको गिल्टी डिक्लेयर किया, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि ट्रायल कोर्ट उस दिफा को एक्सेप्ट करे। तो बड़ा मुश्किल है इमरान खान साहब को जो है वो इस मामले में। इसी वजह से उनका जो जुरिडिक्शन के मामले में कि जी ये 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन तोशा खाना का फैसला कर सकता था और ये जो डिले किया है ये नहीं हो सकता, ये इस मामले में वज़न है। और इमरान खान की ख्वाहिश भी और लीगल टीम की ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुरिडिक्शन का मामला जल्दी डिसाइड करे और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएँ और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल के टेन्योर में जुरिडिक्शन के मामले पे को फैसला ले सकें और टेक्निकल बुनियादों पे उनको रिलीफ मिल सके। देखें हालात किस तरफ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी जो है वो उनको अबूरी रिलीफ हल्के फुल्के तो रिलीफ मिल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा रिलीफ मिलने का कि जिससे वो केस खत्म हो जाए उसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं। चलें ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फा किसान की अदालत उज़्मा और पार्लियामेंट के दरमियान फुल कोर्ट के नाम पर महीनों से कशीदगी चल रही है। हुकूमत फुल कोर्ट की इस्तदा करती है और अदालत इनकार कर देती है, जबकि अदालत कोई फैसला करती तो हुकूमत इस पर अमल दरामद रोक देती है। इलेक्शन कमीशन केस के बाद अदालत उज़्मा और हुकूमत के दरमियान एक और डेडलॉक सर उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने महफूज फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स किए कि सितंबर तक फुल कोर्ट बेंच दस्तयाब नहीं, 2 मरतबा मामूल से बड़ा लार्जर बेंच बनाया, वो मुकम्मल समाअत नहीं कर सका। लार्जर बेंच बनाकर मुकदमे की समाअत करना तो नामुमकिन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई पसंद करे या ना करे, मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं, हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, हम सिर्फ अल्लाह को जवाब दे हैं। इस दौरान अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए और कहा कि गिरफ्तार अफराद की फैमिली से मुलाकात समेत तमाम यकीन दहानियां करवा चुके हैं, मर्जी का वकील करने और तफसीली वजूहात पर मुश्तमिल फैसले देने का कहा है। उन्होंने मजीद कहा कि यह भी यकीन दहानी करवाई है कि किसी शख्स को सजाए मौत या उम्र कैद ना हो। तमाम 102 अफराद के वकार और एहतराम की जमानत दी जाती है। मुल्जिमों के खिलाफ नारवा सलूक हुआ तो एक्शन होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि फौजी अदालतों के मामले पर अदलिया और मुकन्नना के दायरा इख्तियार में तफरीक कैसे करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल का दायरा कार अलग किया गया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि फौजी अदालतें कानून के मुताबिक नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये अदालतें कानून के तहत बनी हैं, लेकिन आइन के आर्टिकल 175 से मुस्तस्ना है। मैं अदालती सवालात का भी जवाब दूंगा, कोर्ट मार्शल आर्टिकल 175 के तहत नहीं आता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर ये बात है तो दरख्वास्त गुजारों का इस्तदलाल दुरुस्त नहीं होगा।
दरख्वास्त गुजार यही कह रहे हैं कि आम शहरियों के बुनियादी हकूक हैं, बुनियादी हकूक तो फिर आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालतें ही देखेंगी। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है मारूफ वकील हसन रजा पाशा साहब ने। पाशा साहब शुक्रिया। फुल कोर्ट की सदा पाशा साहब मुस्तरद हो गई है, इससे पहले भी किया गया, फिर अदालती अहकामात देती हैं, अमल नहीं होता, अदालतें भी नहीं लगाते। अब मामला जो है वो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में जो एक मामला मुअल्लक होकर रह गया है, तो ये सिस्टम जैम नहीं हो जाएगा सर इससे? देखिए, बात ये है कि कल जब हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने बड़ा सीरियस नोट पे कहा जी हम मशावरत करके फिर बताते हैं, और लेटर ऑन उन्होंने कहा कि कल हम बताएंगे, तो थोड़ा सा एक मुहिम सी उम्मीद हमें बंधी कि शायद कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और वो लार्जर फुल बेंच की तरफ जाएंगे मामला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज फिर उन्होंने वो इस्तदा मुस्तरद कर दी और रीजनिंग ये दी कि चूंकि छुट्टियां हैं और छुट्टियों में जजेस की अवेलेबिलिटी का मसला है तो वो मुमकिन नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे जज साहबान मौजूद हैं और पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, छुट्टियां अगर ना भी होती तो कोई हर्ज नहीं था। अब चीफ जस्टिस साहब खुद मौजूद हैं, सीनियर प्यूनी जज जहाँ मौजूद हैं, छुट्टियां उन्होंने मनसूख की हुई हैं अपनी और काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी जजेस साहबान का भी यही है, तो वो फुल बेंच बना देते तो ज्यादा बेहतर था। इसीलिए ख्वाजा आसिफ बमांगे दोहल कह चुके हैं कि गुड टू सी यू के हालात में नवाज शरीफ आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपने कोशिश की मामलात हल की तरफ जाएं, ये सूरत हाल जो है वो डिफ्यूज कैसे होगी सर? ने तो पूरी कोशिश की। आप हमारा ये 6 महीने का रिकॉर्ड देख रहे हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने की, प्रेस रिलीज जारी की, उसमें भी हमने ये कहा कि हम अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ग्रैंड डायलॉग की तरफ आए, हम अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। और टाइम एंड अगेन मीडिया पे भी ये बात की और सीरियस एफर्ट्स इस तौर पे की कि हमने कंसर्न क्वार्टर से रब्ता भी किया। मीडिएटर्स का एक ग्रुप बना जिसमें सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनलिस्ट लोग थे, वो भी सारे। लेकिन बात यह है कि कोई सीरियस होके इसको किसी ने एब्जॉर्ब भी नहीं किया, किसी ने इस पे सोचने की कोशिश नहीं की, और सब इस तरह लगे हैं कि शायद ये खुदा न खास्ता ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है और अगर इन्होंने ये मिस कर दी तो फिर ये कभी भी नहीं आएंगे इक़्तिदार में। अच्छा। अब जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, पता नहीं उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है या नहीं, वो आते हैं या नहीं। आल दो के उनकी फेवर में कानून साजी भी हो गई है, उनकी नाअहली के हवाले से जो लाइफ टाइम नाअहली थी वो भी ख़त्म हो गई, 5 साल की रह गई, 5 साल वो तकरीबन गुजर गए हैं। और उन्होंने अभी हो सकता है कि वो आने का सोच रहे हों, लेकिन मामलात वहीं से शुरू होंगे जहाँ से सिलसिला मुनक़ते हुआ था। और दूसरी बात जो सबसे अहम है कि उनकी नाअहली के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट थी, शायद दोबारा वहाँ तक उनको जाना पड़े मौजूदा नए कानून की रोशनी में कोई फैसला लेने के लिए। तो काफ़ी सारे मामलात गंभीर हैं इस वक्त। चलें, ठीक है। पाशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।